हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पीजीटी जियोग्राफी के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है और इसके साथ ही 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पीजीटी जियोग्राफी में टीआरई 2 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसकी तीसरी इकाई का वाणिज्यिक संचालन दिसंबर 2022 में शुरू हुआ, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान में। रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बॉक्साइट की एक महत्वपूर्ण खदान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरापुट। कोरापुट उड़ीसा में भारत का बॉक्साइट का एक महत्वपूर्ण खदान है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ तथा बिलासपुर कटनी के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। वर्तमान में भारत के बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष 4 राज्य हैं: उड़ीसा, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और कीरीबुरू खदानें प्रसिद्ध हैं। वे निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड में। भारत में लौह अयस्क खनन के लिए नोवा मुंडी और कीरीबुरू खदानें प्रसिद्ध हैं, जो झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। भारत में लौह अयस्क की पेटियों में उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरु पेटी तथा महाराष्ट्र गोवा पेटी है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुण के 14 जमाव मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उष्ण एवं आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। अगला प्रश्न है, NFMS का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। NFSM का पूर्ण रूप नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राष्ट्रीय विकास परिषद की कृषि उप समिति की सिफारिशों के आधार पर 2007 में शुरू की गई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाजरा।
बाजरा फसल सूखा और अन्य चरम मौसम की स्थिति के प्रति अत्यधिक सहिष्णु है। बाजरा की कृषि उष्ण और शुष्क जलवायु दशाओं वाले भागों में की जाती है। इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान और 40 से 50 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2023 को यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। घरेलू और वैश्विक मांग पैदा करने और लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न है, उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी किसके विभाजन के आधार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उच्चावच जलवायु वनस्पति मिट्टी भौगोलिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र एवं विशिष्ट क्षेत्र के विभाजन के आधार हैं। विशिष्ट प्राकृतिक एवं मानवीय विशेषताओं से युक्त क्षेत्र को भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। जब किसी प्रदेश का सीमांकन उच्चावच जलवायु जैसे भौतिक घटकों के आधार पर किया जाता है तब उसे प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है, जैसे हिमालय प्रदेश। वहीं विशिष्ट प्रकार के नृजातीयता, भाषा आदि के आधार पर सीमांकित भाग सांस्कृतिक प्रदेश कहलाता है, जैसे इस्लामिक परिमंडल। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ियों को अरुणाचल प्रदेश में अबोर के नाम से जाना जाता है। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमाचल एवं उप हिमालय भी कहते हैं। यह पंजाब के पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। इसको अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी पहाड़ियों की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिटनर। हिटनर ने भूगोल को कालानुक्रमिक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। भूगोल एक भूविस्तारी विज्ञान है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के तल पर क्षेत्रीय भिन्नताओं और उनके स्थानिक संबंधों का अध्ययन करना होता है। इसके शब्दों से भूगोल भूतल का विज्ञान है जो उसकी प्रादेशिक भिन्नताओं का अध्ययन महाद्वीपों, देशों, जनपदों तथा स्थानों के संदर्भ में करता है। हिटनर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रूस का भूगोल, यूरोप का प्रादेशिक भूगोल और मानव भूगोल। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े तथा धूल आदि निकलते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत द्वारा ज्वालामुखी उद्गार की सटीक व्याख्या की जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित कारण हैं: भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना, अत्यधिक तापमान के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और वाष्प की उत्पत्ति, प्लेट टेक्टोनिक गतियां, मैग्मा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना। अगला प्रश्न है, कार्स्ट स्थलाकृति की विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमिगत गुफाएं और डोलाइन। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे घूलन क्रिया द्वारा अनेक प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है जिसे कार्स्ट स्थलाकृति कहा जाता है। कार्स्ट स्थलाकृति के अपरदनात्मक स्थल रूप में लेपीज, भूमिगत गुफाएं, डोलाइन, विलयन छिद्र, युवाला, कार्स्ट खिड़की, पोलिये आदि महत्वपूर्ण हैं। वही निक्षेपात्मक स्थल रूप में स्टेलेक्टाइट, स्टेलग्मामाइट, कंदरा, स्तंभ आदि महत्वपूर्ण हैं। कार्स्ट अपरदन की संकल्पना का प्रतिपादन बीदी ने किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मानसून। व्यापारिक हवा, पश्चिमी हवा तथा ध्रुवी पूर्वा सनातनी पवन के अंतर्गत आती हैं। वही मानसून पवन प्रणाली दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है। भारत के संदर्भ में मानसूनी हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अतः मानसूनी हवाओं में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपध्रुवी निम्न दाब पेटी। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी उपध्रुवी निम्न दाब पेटी कहलाती है। इंटरट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक विस्तृत होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों पर पाई जाती है। वहीं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ध्रुवों के समीप अत्यंत निम्न तापमान के कारण विकसित होते हैं। वायुदाब पेटी सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने की दशा में विस्थापित होती है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय वर्षा का कारण होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना। पर्वतीय वर्षा का कारण पर्वत या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना होता है। उष्ण एवं आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती हैं तो उनके ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती हैं तथा ठंडी होने लगती हैं, जिस कारण वायु की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है तथा एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर संघनन प्रारंभ हो जाता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। पर्वत के जिस ढाल पर पवन टकराती है उसे पवन मुखी ढाल कहते हैं तथा पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं। अगला प्रश्न है, जलीय चक्र निम्नलिखित में से किसे बनाए रखने में मदद करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जलीय चक्र के अंतर्गत वाष्पीकरण एवं वर्षण की प्रक्रियाओं द्वारा जीवमंडल के दो महत्वपूर्ण संघटकों स्थल मंडल एवं जल मंडल के बीच जल का सतत आदान प्रदान होता है। सागर से जल वाष्पीकरण द्वारा गैसीय रूप में वायुमंडल में जल पहुंचता है। इसी तरह महाद्वीपीय भाग की मिट्टियों, वनस्पतियों तथा जलीय भागों में जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। वर्षण की प्रक्रिया से यह जल महासागर एवं महाद्वीपीय भागों पर वापस आ जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जलीय चक्र कहलाती है। जलीय चक्र वैश्विक तापमान संतुलन, वायुमंडलीय दबाव संतुलन तथा महासागरीय लवणता संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं कहलाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सी माउंट। पूरे विश्व के महासागरों में फैली हुई समुद्र के भीतर पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं सी माउंट कहलाती हैं। सी माउंट अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताएं जिन्हें आमतौर पर पानी के नीचे के पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। सी माउंट समुद्र तल से 1000 मीटर या उससे अधिक ऊंचे होते हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकले लावों का जमाव से होता है। सी माउंट दुनिया के लगभग सभी महासागरीय बेसिन में पाए जा सकते हैं। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं को माना है, जो कि इसका सही आंसर सी माउंट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न एक आभासी बल है जो महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ से विक्षेपित हो जाती हैं। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित रहता है।
अगला प्रश्न है, ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाने से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ऊर्जा उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत तेल, गैस एवं कोयला को सम्मिलित किया जाता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि, ओजोन परत का क्षरण तथा वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी आग्नेय शैल रचना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ज्वालामुखी उद्गार से लावा का जमाव यदि धरातल तक पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे हो जाने से निर्मित आग्नेय चट्टानों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए लेपोलिथ, फेकोलिथ, सील, बेथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक आग्नेय चट्टानें हैं। बेथोलिथ का निर्माण मैग्मा के भूपर्पटी के अधिक गहराई पर ठंडा होने से होता है। डाइक का निर्माण लावा के दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर जमने से होता है। अगला प्रश्न है, भारत की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 24.5%। अगला प्रश्न है, वन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वन एक जैविक और वानस्पतिक समुदाय है। किसी वन क्षेत्र में वनस्पति समुदाय एवं जीवों में अन्योन्याश्रित संबंधों के अध्ययन को वन पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। वन क्षेत्र को वृक्षों के उच्च घनत्व वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। वन पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों सहित विभिन्न प्रकार के जीवित प्राणियों का निवास स्थान है। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए, केवल जैविक समुदाय माना है, जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति के विलुप्त का प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक आवास का विनाश। किसी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण उस प्रजाति के प्राकृतिक आवास का विनाश होना है। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। वन क्षेत्रों को आरक्षित वन, रक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे इसका संरक्षण किया जा सके। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्वारंतमुख में। मैंग्रोव वन ज्वारंतमुख या एस्चुरीज में पाए जाते हैं। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां ये एक दूसरे को काटती है। 0 डिग्री देशांतर यूरोप, अफ्रीका तथा अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना होता है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी कोर तरल अवस्था में है। पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में कम गहराई है, न कि अधिक। इसमें ए बी सही है, लेकिन सी गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तनिक गति से बनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी पर ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश या वलन, खाई
आदि आकृतियां विवर्तनिक गति से बनी हैं। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पिघली हुई सैलो या लावा का भूतल की ओर संचलन एवं अनेक आंतरिक तथा बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी आला क्या संदर्भित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका। पारिस्थितिकी आला पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव की कार्यात्मक भूमिका को संदर्भित करता है। इसके अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीकों एवं समय तथा उस प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ अंतरक्रिया को भी सम्मिलित किया जाता है। पारिस्थितिकी कर्मता की संकल्पना को वर्ष 1917 में जोसेफ ग्रीनेल ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वातावरण को गर्म नहीं करती है। ऊर्जा जो वातावरण से परावर्तित होती है वातावरण को गर्म नहीं करती है। इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाली सकल सौरिक ऊर्जा का 35% भाग धूल कणों द्वारा प्रकीर्णन, बादलों तथा धरातलीय सतह से प्रत्यावर्तन की प्रक्रियाओं द्वारा शून्य में वापस लौटा दिया जाता है, जो वातावरण को गर्म नहीं करती है। अगला प्रश्न है, किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। किसी सतह के अल्बेडो का अर्थ है सौर विकिरण को परावर्तित करने की उसकी क्षमता। अल्बेडो या प्रत्यावर्तिता ऊर्जा प्राप्त करने वाली सतह के गुणों पर निर्भर करती है। यदि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अल्बेडो के आंकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो पृथ्वी का औसत अल्बेडो 30% आता है। यद्यपि इसमें 29 से 34% के मध्य उतार चढ़ाव होता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापन से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वैश्विक तापन से वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी की लहरों की आवृत्ति में वृद्धि, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों और ग्लेशियरों का पिघलना तथा समुद्र स्तर में वृद्धि हो सकता है। ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्क। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दबाव की स्थिति वाला क्षेत्र आर्क कहलाता है। आर्क के चारों तरफ अक्षोभित्ति होती है जहां वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप से आरोहण होता है। यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मिट्टी की उर्वरता, वन्य जीव एवं वन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। वे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उसे नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा, वन एवं वन्य जीव जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है, जैसे पवन एवं जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य सुलभ संसाधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी। मिट्टी सामान्य सुलभ संसाधन है। वितरण के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्व सुलभ संसाधन वे होते हैं जो सभी स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे हवा। सामान्य सुलभ संसाधन वे होते हैं जो विश्व के अधिकांश स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि, जल, मिट्टी आदि। विरल संसाधन वे संसाधन हैं जो विश्व में सीमित स्थानों पर उपलब्ध होते हैं, जैसे सोना, चांदी, यूरेनियम आदि। एकल संसाधन वे संसाधन हैं जो विश्व में केवल एक या दो स्थानों पर उपलब्ध हैं, जैसे क्रोमोलाइट धातु प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड से प्राप्त होती है।
अगला प्रश्न है, कृषि की दृष्टि से विषुवतीय क्षेत्र का क्या महत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। मिट्टी की खराब गुणवत्ता जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, यह विषुवतीय क्षेत्र की विशेषता है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के कारण मृदा का तीव्र निक्षालन होता है, जो वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमीनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। परिणाम स्वरूप विषुवतीय क्षेत्र की मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका गेहूं के उच्च उत्पादन में योगदान देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के 4 राज्यों तथा कनाडा के 3 राज्यों में स्थित यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक खाद्यान्न कृषि का क्षेत्र है। यह अर्ध मरुस्थलीय जलवायु में मशीनीकृत तथा वाणिज्यिक कृषि का अद्वितीय उदाहरण है। इस क्षेत्र के विस्तृत समतल अथवा मंद ढाल वाले मैदान बड़े पैमाने पर मशीनों के प्रयोग के लिए उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश 2022 में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2022 में कपास के उत्पादन में भारत पहले तथा चीन दूसरे स्थान पर था। अगला प्रश्न है, अनुकूलतम विकास के लिए फसल को उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अनुकूलतम विकास के लिए कपास, गन्ना तथा चाय फसल को उष्ण या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। इसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जाती है। चाय एक रोपण कृषि का उदाहरण है जो पेय पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाती है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया। 2022 में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टीआरई 1 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।